नमस्ते साथियों, कैसे हो। आज की इस क्लास में हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की बात करेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में राउल्ट का नियम पढ़ा था और राउल्ट के नियम के आधार पर हमने विलयन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आदर्श विलयन अर्थात आइडियल सॉल्यूशन और अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के बारे में बात करने वाले हैं। सदैव की तरह आज की पोस्टर लाइन, नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। जिस अंधेरे से बचपन में डर लगता था आज उसी अंधेरे में सुकून मिलता है। इसी के साथ आज की हमें अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो राउल्ट के नियम के आधार पर हमने विलयन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखो अभी हम बात करें, देखो आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन। क्या लिखा है? आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें कि आदर्श विलयन क्या होता है तो सबसे पहले माइंड में एक ही बात क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा विलयन लिखा है कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं और ताप के परास पर राउल्ट के नियम का पालन करे। तो एक सिंपल से लैंग्वेज में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा विलयन जो ताप व सांद्रता के सभी परास पर, सभी मानकों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसको तो हम क्या कहेंगे? आदर्श विलयन। और जो नहीं करता है वो अनादर्श विलयन। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें से कौन कौन से बिंदु हैं जो इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लें कि ऐसा विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं के परास पर, ऐसा विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं के परास पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। उन्हें आप क्या कहोगे? आदर्श विलयन। फिर से रिपीट, पॉइंटों को नोट किया जाए कि ऐसा विलयन जो सभी ताप और सांद्रता के परास पर, कौन सा, किसके नियम की बात हो रही है? राउल्ट के नियम की। तो राउल्ट के नियम का पालन करता हो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन। अब हम बात करेंगे कौन कौन से बिंदु है। तो जैसे हम सपोज करते कोई विलयन बनाना है, समझना, तो मैंने पहले भी समझाया था कि अगर विलयन बनाएंगे तो विलयन में दो अवयव तो कम से कम होंगे। एक को आप बोलोगे विलायक, दूसरे को बोलोगे विलय। सपोज किया विलायक को हम रिप्रेजेंट ए से कर दे, विलय को रिप्रेजेंट किससे कर दें? बी। तो दो अवयव ले लिया, ए और बी। अवयव ए और बी को मिलाने पर अगर आदर्श विलयन बनता है तो वो निम्न शर्तों का पालन करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल से दो तीन लैंग्वेज में ये लाइन लिख सकते हैं कि अवयव ए तथा बी, दो अवयव ले लिए ए था, तो अवयव ए तथा बी से बने, बी से बना
आदर्श विलयन, दो अवयव ले रहे हो, एक लिया ए दूसरा लिया बी, दोनों को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। तो अवयव ए तथा बी से बना आदर्श विलयन निम्न शर्तों को पूरा करना चाहिए। तो बड़े पहली शर्त तो आपके राउल्ट के नियम की आ जाएगी कि पहला रोल तो ये राउल्ट के नियम का आ जाएगा कि पहला ऑप्शन तो ये राउल्ट के नियम का आ जाएगा कि राउल्ट का जो नियम है उसी का पालन होना चाहिए। दूसरा, दोनों अवयव को जब मिलाते हैं तो उनका आयतन परिवर्तन है वो 0 होना चाहिए। तीसरा, दोनों अवयव ए और बी को मिलाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए। और चौथा पॉइंट समझना कि अवयव ए के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल है या अवयव बी के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल है, विलयन को मिलाने के बाद ए बी के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल है उनके बराबर होना चाहिए। तो चलो इसको मैं लिख देता हूँ, फिर इससे आपको और अच्छी एक्सप्लेन और कंफर्टेबल आप समझ पाओगे इसको। पहला बिंदु सिंपल सा है कि विलयन राउल्ट के नियम का पालन, विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता हो। देखो हमने जब राउल्ट का नियम पढ़ा था तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल वहाँ से क्लियर हो चुकी होगी कि जैसे अवयव ए का जो आंशिक दाब है वो उसके शुद्ध अवस्था के आंशिक दाब और उसकी मोल भिन्न के बराबर होता है। इसी तरह अवयव बी का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के आंशिक दाब और उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो विलयन का कुल दाब इन दोनों अवयवों के आंशिक दाब के बराबर होता है और इनके स्थान पे आप ये लिख सकते हो कि पी एस बराबर पी नोट ए एक्स ए पी नोट बी एक्स बी। ये चीज़ें हमने अपनी पिछले वाली क्लास में मैंने आपको वहाँ पढ़ा दी थी अच्छी तरीके से, और उम्मीद है ये चीज़ तो ये राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग है और इसका पालन होना चाहिए। इसके बाद साथ कि दोनों अवयव को मिलाने पर कुल आयतन दोनों अवयव के आयतन के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक तरफ आपने 450 मिलाया और एक तरफ 550, तो कुल मिला के 1000 हो गया। ऐसा नहीं हो कि वो 1000 से ज़्यादा या 1000 से कम हो। तो पॉइंट नंबर 2 अगर हम लिखना चाहिए और इसको अगर डायग्राम के रूप में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज करना बट इस डायग्राम को थोड़ा उधर बना लेते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि अभी पूरा अपना एक साथ आ जाए, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें अभी इसमें इसी एक ही पॉइंट को हमें यहाँ कंप्लीट करनी है। तो देखो यहाँ पे ये बन गया। अब सपोज किया कि यहाँ अवयव ए है, ए की मोल भिन्न 1, बी की मोल भिन्न 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर केवल वाष्प दाब इसका बनेगा, और सपोज किया कि इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब यहाँ तक मान लिया पी नोट ए। अब देखो एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1। इसका मतलब यहाँ पर वाष्प दाब केवल बी का होगा और इसका वाष्प दाब मैंने यहाँ मान लिया, सपोज करो पी नोट बी। क्लियर? इनको आपने ऐसे मिला दिया और ये कंडीशन हो गई। तो अब इस डायग्राम को आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है और यहाँ से कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना कि जैसे अगर हमने ये क्या लिखा था पी ए, तो यहाँ आप क्या रिप्रेजेंट कर दो कि पी ए बराबर क्या होगा पी नोट ए एक्स ए, ये पी बी के लिए लाइन है, तो पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, और दोनों का योग, यहाँ दोनों का योग होगा, इसका मतलब पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो दूसरा बिंदु देखते हैं इसका, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कि दोनों
अवयव को मिलाने पर, दोनों अवयव को मिलाने पर विलयन का आयतन, दोनों अवयव को मिलाने पर विलयन का आयतन इन दोनों अवयवों के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होता है, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होता है। डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये इसका पॉइंट नंबर हमने क्या लिख दिया? 2। अब पॉइंट नंबर किसकी बात करें? 3। तो 3 का मतलब इसकी ऊर्जा से कि दोनों अवयव को मिलाने पर जो उष्मा में जो परिवर्तन होता है ना, तो उष्मा छिपी होगी ना उष्मा शोषी, अर्थात दोनों अवयव को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। दोनों अवयव को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात न तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी ना उष्मा शोषी, अर्थात डेल्टा एच जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो क्या होगा? आपका शून्य होगा। नंबर 4 जो समझना। अब देखो क्या हुआ, आपके पास पहले केवल एक तो विलायक था A, तो इसके कणों के मध्य अंतराणु आकर्षण बल A था। दूसरा अवयव था B, तो उसके कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण क्या था? B। अब दोनों को आपने मिला दिया, मिलाने पर क्या बन गया? विलयन। तो विलयन क्या बना? AB। तो AB के अणुओं के मध्य जो अंतराणु का आकर्षण बल होगा वो इस AA या BB के अंतराणु का आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। तो ये हम ऐसे लिख लें कि इस पॉइंट को अच्छे तरीके से थोड़ा सा लिख दें इसको, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि विलयन के अणुओं AB के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल AA या BB के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए, मतलब इनके बराबर आपका होना चाहिए। इसके पश्चात ये आपका अलग है। इसके पश्चात अगर हम समझें तो इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। आदर्श विलयन के यहाँ से क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो बड़ा एग्जाम्पल के लिए कि बहुत बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो एग्जाम्पल एकदम सिंपल से हैं, जैसे समान से कम, जैसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन को मिलाने पर आदर्श विलयन बन जाएगा, या ब्रोमोएथेन क्लोरोएथेन। तो इस प्रकार के कंपाउंड है जिनको आप इजीली आप ले सकते हो। बेंजीन है आपका, टोलुइन है। तो एग्जाम्पल में लिखे तो एक तो लिख दिया मैंने एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। और एक और एग्जाम्पल लिखें तो ब्रोमोएथेन प्लस क्लोरोएथेन। और एक को लिखना चाहें तो बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन। तो ये इसके हो गए एग्जाम्पल। अब 2 मिनट के लिए आप पहले इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। कि देखो आपने आदर्श विलयन पढ़ लिया, तो आदर्श विलयन की जस्ट अपोजिट क्या है? अनादर्श विलयन है। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो बेटा क्या होता है कि थोड़ा सा मैंने लिख दिया ढंग से कि जिससे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो आप कन्फ्यूजन। सबसे पहले अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि आदर्श विलयन किसे
या आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, राउल्ट का नियम याद रखना है। ऐसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता के परस्पर किसका पालन करे, राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आप क्या कहोगे, आदर्श विलयन। अर्थात ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन, जो नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन। सीधी सी बात एक ही है। अब देखो हमने क्या किया, दो अवयव ले लिए, एक तो ले लिए अवयव ए और एक ले लिया हमने अवयव बी। तो हमने अवयव ए और बी को लेकर एक विलयन बनाया। तो अब वो विलयन आदर्श विलयन है या नहीं है, तो वो निम्न शर्तों का पालन करना चाहिए। पहला पॉइंट तो वो राउल्ट के नियम का, कि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता हो। तो पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नोट बी पी नोट, बड़े यहाँ ये नहीं आएगा, क्या आएगा, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, तो पी एस बराबर इन दोनों का योग, तो ये कंडीशन। तो ये चीज़ें आपको रखनी है कि जहाँ पर ये बात लागू होगी वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, और इसको हमने इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब देखो, दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन इन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर, दोनों अवयवों के योग के आयतन, देखो दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन इन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप तो सीधा केवल इतने याद करोगे तो बहुत है कि विलयन को मिलाने, दोनों अवयवों को मिलाने पर उनका जो आयतन परिवर्तन है वो क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 होगा। तीसरा, दोनों अवयव को मिलाने पर उनका जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो शून्य होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग बोल सकते हो, ये भी 0 होगा। अब देखो सबसे विशेष पॉइंट ये याद रखना है कि विलयन के अणु का मतलब ए बी होगा, के मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा वो अवयव ए या अवयव बी के अंतर आणविक आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि इसका ज़्यादा या इसका कम, आदर्श में सब चीज़ें बराबर। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये एग्जाम्पल याद करने हैं कि सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल लिखिए। तो पहला एग्जाम्पल हम क्या लिख देंगे, एन हेक्सेन व एन हेप्टेन। पहला एग्जाम्पल हम क्या लिख देंगे, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, और एग्जाम्पल बेंजीन प्लस टाइलविन। यहाँ बता दूं कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझने कि एग्जाम्पल में सेम से, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में ज़्यादा अंतर नहीं है, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, बेंजीन, टोलुइन, तो बिल्कुल सेम से जो कंपाउंड होंगे, समान से जो कंपाउंड होंगे, उसको आप आदर्श विलयन के एग्जांपल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा था, मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी भी स्टूडेंट के कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो आप इसका एक वापस एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बात करते हैं अनादर्श विलयन की। किसकी बात करते हैं, अनादर्श विलयन की। तो स्क्रीनशॉट के बाद अब देखो बेटा बात कर, मिटा रहा हूँ इसको। तो थोड़ा सा कुछ कभी कभार क्या होता है, कोई टॉपिक हार्ड आता है, कोई टॉपिक इजी होता है, लेकिन जो भी टॉपिक हार्ड होता है उसको हम बार बार पढ़ के इजी बना सकते हैं, और इजी टॉपिक को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो वो भी अपने लिए क्या बन सकता है, हार्ड बन सकता है, कठिन बन सकता है, समझने में प्रॉब्लम। तो मेहनत करेंगे तो बेटा हर चीज़ पॉसिबल है, जो अपने को नहीं आए सवाल ही नहीं है ऐसा। अब देखो यहाँ पे, अब हम इस बात को आगे बढ़ाएं कि अब अपना जो नेक्स्ट आता है वो लिखते हैं हम अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपने जो पहले वाला याद किया है,
पहले वाला जो याद किया है सेम वो ये है, इसके कुछ पॉइंट अपने को बोलने हैं, कोई अंतर नहीं है। जहाँ बराबर था अब बराबर नहीं होगा, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके लिए पहली परिभाषा तो एक ही होगी कि वह विलयन जो सभी ताप और सांद्रता के परस्पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन। तो क्या लिखेंगे कि वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं के परस्पर, वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं के परस्पर राउल्ट के, क्या लिखा है, राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। तो सीधी परिभाषा कोई बात नहीं। अब इसके बिंदु करें तो कौन कौन से बिंदु है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि वो अनादर्श विलयन होगा या आदर्श विलयन। तो पहला पॉइंट तो वही है कि वो पूर्ण संगठन परस्पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका उसका जो आंशिक दाब है, अवयव एक का जो आंशिक दाब है, तो यहाँ समझो इसको, अवयव एक का जो आंशिक दाब है वो उसके शुद्ध अवस्था के आंशिक दाब और उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार अगर आप बात करें बी के लिए, तो बी के लिए भी सेम कंडीशन होगी, बी नॉट पी एक्स बी, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। और ये इनके बराबर नहीं होगा तो जो विलयन का जो वाष्प दाब बनेगा वो अवयव ए प्लस अवयव बी के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल होता है। तो ये चीज़ें आपको सीधी सी बात है कि जहाँ राउल्ट के नियम का पालन नहीं होगा वहाँ पर ये कंडीशन होगी। पॉइंट नंबर दो जो आपको समझना है कि दोनों अवयव को मिलाने पर, दोनों अवयव को जब हम मिलाएंगे तो उनका जो आयतन परिवर्तन है वो शून्य नहीं होगा, चाहे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और यहाँ जो वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयव के वाष्प दाब से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब कम होगा या ज़्यादा होगा इसके आधार पर हमने अनादर्श विलयन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दूसरा कि सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि देखो दोनों अवयव को मिलाने पर, दोनों अवयव को मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी जो मिक्सिंग होगी वो नॉट इक्वल जीरो होगी। क्या होगी, यहाँ रेड से नॉट इक्वल क्या होगी, जीरो होगी। ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो कि आयतन परिवर्तन है वो शून्य बराबर नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तीसरा, दोनों अवयव को मिलाने पर, क्या लिखा है, दोनों अवयव को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्स बोल दो, मिक्सिंग बोल दो, ये नॉट इक्वल, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये समझना हो गया। पॉइंट नंबर 4
कि विलयन के अणु ए बी के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा, देखो ये लिख रहे हैं ए बी के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, ए बी के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल ए या बी के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। ए या बी के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है, अर्थात उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। अब देखो ज़्यादा या कम के आधार पर इस आदर्श विलयन को, चलो पहले एक बार इसको हम फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे इसकी हम बात करें कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, अनादर्श विलयन। क्या लिखा है? अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन में हमें पता है कि सभी ताप और सांद्रताओं के परस्पर ये राउल्ट के नियम का क्या करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, अनादर्श विलयन। पहली कंडीशन आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि डेल्टा पी एस नॉट इक्वल पी ए प्लस पी बी, और चाहो तो आप यहाँ पर पी ए और पी बी का मान लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा याद रखना है कि जो आयतन परिवर्तन है, क्या बेटा, जो इनका आयतन परिवर्तन है वो क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होने का मतलब हो गया कि डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल 0, और दोनों अवयव को मिलाने पर इनका जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो भी शून्य नहीं होता है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल शून्य होता है। ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट था कि ए बी का मतलब विलयन हो गया बेटा, यहाँ पे ए बी का मतलब क्या हो गया, विलयन। ए बी के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, विलयन के जो अवयवी का विलयन ए बी होगा, तो ए बी के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा वो ए या बी के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। अब इसके आधार पर देखो सीधी बात है कि सीधी राउल्ट के नियम से जो उनका वाष्प दाब या जो दाब हमने निर्धारित किया है वो या तो उस विलयन का कम होगा या उसका ज़्यादा होगा। तो कम ज़्यादा के आधार पर हमने विलयन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला कि एक तो हम लिखेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा जो प्रकार हम लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, और ज़्यादा अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, चाहे धनात्मक विचलन की बात कर लें या ऋणात्मक विचलन की बात कर लें, इनसे रिलेटेड इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट और पेंडिंग रह गई हो तो आपकी बात है, तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब हम बात करें कि तो आज की क्लास में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल की ऑनलाइन क्लास में तो हम इसको कैरी ऑन करेंगे। बड़ा सीधी सी बात है कि क्लास अगर आप कंटिन्यू अटेंड नहीं करोगे इस चैप्टर के मध्य तो ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से याद नहीं होगा, और बीच में मिस करने के बाद जैसे ये चीज़ें लिखी, अगर पहले वाली क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की है तो ये अपने को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो वैसे जान के कि क्लास अगर रेगुलर अटेंड नहीं करोगे, टाइमिंग अपना फिक्स है वही 8 बजे से क्लासें होती है, तो अगर रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और आपको पता है कि अभी तक अपनी स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं, तो अपने बिल्कुल कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे और आप डेली क्लास चलती रहेगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।